गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बता रही थी, जिसमें मैं स्टार्ट करी हूँ आप लोगों को उपचारात्मक आहार। आप देख सकते हैं इसमें से कुछ टॉपिक जो भाग 3 का, जैसे दाल हो गया और आपका मछली, अंडा, फिर आप कह सकते हैं कि आपके जो ये सॉफ्ट ड्रिंक और कोक वाले ड्रिंक जैसे नॉन कार्बोनेटेड, ठीक है, मिल्क हो गया आपका, ये सब चीज़ें मैंने कंप्लीट करवा दी है। इस टाइम मैं आप लोगों को उपचारात्मक पोषण कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसमें अभी बस स्टार्ट ही की हूँ। थेरेपेटिक न्यूट्रिशन अभी बस स्टार्ट की हूँ, जिसके बारे में मैं आप लोग को बताई थी कि थेरेपेटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। जो किसी किसी क्या कह सकते हैं, किसी बीमारी विशेष को ध्यान में रखते हुए डाइट प्लान किया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ के साथ आपके आहार को भी ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर आपके आहार को एक प्लान के साथ, मतलब चीज़ों को या तो कम करके, चीज़ों की आवश्यकताओं को बढ़ा करके, या तो उनका रूप परिवर्तित करके आपको दिया जाता है, उसी आहार को क्या कहते हैं, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन या थेरेपेटिक डाइट कहते हैं। ठीक है, डाइटिक्स किसे कहते हैं, आहार शास्त्र को, ठीक है, और न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन उपचारात्मक पोषण को कहते हैं। आपको इसमें कुछ सिद्धांत थे जिसमें आपने देखा था, कुछ सिद्धांत थे जिसमें उपचारात्मक आहार सामान्य से कम भिन्न हो, परिवर्तित आहार शरीर में पोषण मांग के अनुरूप हो, रोगी को पोषण आहार के संबंध में जानकारी हो। ठीक हो, इसके बाद आता है उसके कुछ विज्ञान की भूमिका, जो मैंने कल आपको बताई थी। फिर आप नंबर आया था ये कि आहार चिकित्सक को किस किस बात की जानकारी होनी चाहिए जो उस रोगी के लिए वो जो प्लान करेगा डाइट प्लान। तो सबसे पहली बात, उसके भोजन ग्रहण करने की क्षमता, मतलब उसकी ग्राह्यता का ध्यान होना चाहिए डॉक्टर को, किसके, रोगी के। दूसरा क्या होना चाहिए, रूपांतरित या परिवर्तित आहार अतिरिक्त समस्या तो उत्पन्न नहीं करेगी, मतलब जो आप परिवर्तन करके उसको आहार दे रहे हैं, क्या उसको कोई और नई समस्या तो नहीं उत्पन्न करेगी। नई समस्या उत्पन्न करने से तात्पर्य ये है कि अगर वो रुचि उस आहार में रुचि नहीं रखता होगा, अगर वो शाकाहारी है और उसे कुछ आप मांसाहारी दे रहे हैं, तो क्या करेगा, वो उस चीज़ में रुचि नहीं रखेगा, तो क्या करेगा, उसको वोमिटिंग होगी, नोजिया ऐसा फील होगा, फिर वो अरुचि दिखाएगा और क्या करेगा, लास्ट में किसी नई बीमारी से भी ग्रसित हो सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, और उसे इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि उसे कोई साइकोलॉजिकल टेंशन तो नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ों को आप एक एक करके पॉइंट वाइज देख लीजिए। तो बीमारी में रोगी व्यक्ति की भोजन ग्राह्यता, इलनेस मॉडिफाइड फूड एक्सेप्टेंस, रोग की स्थिति में रोगी व्यक्ति के भोजन ग्रहण करने एवं पचाने की क्षमता में परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि नंबर 1, स्वस्थ दशा में जो भोज्य पदार्थ व्यक्ति को रुचिकर, प्रिय, आनंददायी एवं स्वादिष्ट लगते हैं, अब वही भोजन रोग की दशा में अरुचिकर लगने लगता है। कभी कभी वह उस भोजन से घृणा करने लगता है, जिसे देखते ही उसका जी घबराने लगता है, अतः भोजन देखने ही वह मुंह फेरने लगता है। नंबर 2, जो चीज़ मैं आपको बता दी हूँ, मतलब एक शब्द में, मतलब एक सेंटेंस में, वही चीज़ पॉइंट वाइज करके सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सार जानना जरूरी है किसी चीज़ का। रोगी व्यक्ति की भूख मर जाती है, अतः वह भोजन खाने से इनकार कर देता है। नंबर 3, कुछ भोजन के सेवन से रोगी का जी घबराने लगता है, पेट में जलन एवं पीड़ा होने लगती है। ऐसी स्थिति में उसे उस भोजन के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। यदि उसने वह भोजन खा लिया है तो उसको काफ़ी तकलीफ बढ़ सकती है। अगला है गंभीर एवं दीर्घकाल रोग की दशा में रोगी व्यक्ति को दूसरों पर अधिक समय तक निर्भर रहना पड़ता है, अतः वह मानसिक रूप से विचलित एवं उद्वेलित हो जाता है। वह संवेगात्मक तनाव से घिर जाता है, वह जीवन को भार स्वरूप समझने लगता है, उसका दुष्प्रभाव भोजन पर पड़ता है। नंबर 5 है, लंबी बीमारी की दशा में, विशेषकर वृद्धावस्था में, रोगी व्यक्ति को परिवार के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी दशा में यदि परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं मिलता, तो वह उसमें चिढ़, क्रोध, संवेगात्मक तनाव एवं भय उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है, अतः इसका परोक्ष प्रभाव उसके भोजन पर पड़ता है। उसकी भूख मर जाती तथा वह भोजन नहीं ग्रहण कर पाता। नेक्स्ट नंबर आता है, दीर्घावधि रोग की स्थिति में रोगी की देखभाल प्रारंभ में खूब अच्छी तरह से की जाती है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, परंतु जीवन पर्यंत बीमारी होने के कारण धीरे धीरे उस पर स्वतः ही ध्यान कम होने लगता है, अतः रोगी की देखभाल एवं परिचर्या में कमी आती है, उसका सीधा प्रभाव भोजन पर पड़ता है। नेक्स्ट नंबर आता है 7, रोगी व्यक्ति के आहार का स्वाद, रंग, सुगंध एवं स्वरूप सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न होती है, इसलिए वह कभी कभी सामान्य आहार खाने के लिए मचल उठता है। 8वां नंबर है, आर्थिक स्थिति, रोग की अवधि आदि का प्रभाव रोगी व्यक्ति पर पड़ता है। यदि
रोगी आर्थिक दृष्टि से तंग, गरीब, विपन्न है तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। उपरोक्त बातों का प्रभाव सभी रोगियों पर कुछ न कुछ अंश में अवश्य ही पड़ता है। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ रोगी जल्दी ही प्रभावित होते हैं, कुछ देर से। कई रोगी रोग से मुक्ति होने हेतु आहार में हुए परिवर्तन की सहजता स्वीकार कर लेते हैं। यदि उन्हें भोजन से लाभ पहुंचता है तब वे परिवर्तित भोजन को ग्रहण करते हैं, अन्यथा कुछ समय पश्चात वे उसे खाने से इनकार कर देते हैं। दूसरा नंबर है, रूपांतरित आहार अतिरिक्त समस्या उत्पन्न करता है। मॉडिफाइड डाइट इम्पोज ऑफ एडिशनल प्रॉब्लम। उपचारात्मक पोषण में रोग की दशा को सुधारने के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन करना बेहद जरूरी होता है। अतः रोगी व्यक्ति यह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, नंबर 1, आखिर कब तक इस तरह के भोजन सेवन करना होगा। नंबर 2, भोज्य पदार्थ खरीदने के लिए साधन पैसे कहाँ से आएंगे। नंबर 3, भोज्य सामग्री कहाँ से खरीदी जाए। नंबर 4, कौन कौन तैयार करेगा। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हुआ है, वो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, तो उसके आहार का क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब क्या होता है, उसे गेहूं की रोटी ज़्यादा खाने को न दिया जाता है, मिक्स जो होता है आटे की रोटी उसको चाहिए। तो अब हुआ ना, जौ कहाँ से लाएं, तो सोयाबीन कहाँ से लाएं, मतलब ये सब चीज़ों का देना पड़ता है। शुगर नहीं देना, चीनी नहीं करना है, लेकिन तुरंत अगर उसको चीनी तुरंत अगर उसके डाइट में है और आपने हटा दिया तो उसकी जगह उसे कुछ तो चाहिए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी की क्या ले। उसको फ्रूट्स, कोई ना कोई फ्रूट्स उसको चाहिए, मतलब किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, किसका ज़्यादा है, किसमें क्या होता है, किसमें मिठास ज़्यादा है, किसकी मिठास कम है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये सब क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होता है, समस्या उत्पन्न करती। पहले तक जो पाया जो खा लिया, ऐसे क्या होता है, परिवार में जो खाना बना सभी ने खा लिया। लेकिन अगर कोई एक डायबिटिक पेशेंट हो गया तो उसके लिए क्या होगा, अलग से सब्जी बनाओ, चावल नहीं बनाओ, फिर दाल बनाओ, फिर प्रोटीन युक्त ज़्यादा आहार बनाओ, उसमें चीनी ना हो, शुगर ना हो, कार्ब्स ना हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या प्रॉब्लम नहीं होती, एक लोगों के लिए अलग से चीज़ें करना तो होती है। अतः आहार विज्ञानी जो होते हैं, डाइटियन को इन समस्त समस्याओं, रोगों की आर्थिक स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर आहार नियोजन में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। भोजन पर होने वाले अतिरिक्त आर्थिक भार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही उन्हीं खाद्य पदार्थों को आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनकी उपलब्धता होती है। उसे उपलब्धता का मतलब जो आसानी से मिल जाता है, ठीक है, मतलब सीजनल चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि भोजन किस तरह से पकाए जाने चाहिए, इसका स्वरूप कंसिस्टेंसी किस तरह का होगा। जहाँ तक संभव हो सके परिवर्तित आहार सामान्य आहार से कम भिन्न हो, कम खर्चे वाला हो, आसानी से उपलब्ध हो। मौसमी फलों और सब्जियों का समावेश होना चाहिए। जो मैं आपको अभी बोली, सीजनल फलों सब्जियों का, वो आसानी से मिल जाती हैं, उनको प्राप्त करने में समस्या नहीं होती, इसलिए क्या करना चाहिए, उसका समावेश करना चाहिए, वो सस्ती होती हैं। सारांश में कहा जा सकता है कि आहार विज्ञानी को रोगी द्वारा उत्पन्न समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है। रोगी की मुख्य समस्याएं हैं, नंबर 1, रोगी के मन में नकारात्मक विचारों का तरंग उठता गिरता रहता है। कभी कभी उसे यह महसूस होता है कि अब उसे जीने के लिए भोजन खाना पड़ रहा है, वह भोजन खाने के लिए नहीं जी रहा। नंबर 2 भोजन करना एक सजा है। नंबर 3, अपनी इच्छा अनुसार भोजन नहीं कर पाने की दशा में मानसिक असंतुष्टि और अतृप्ति का भाव होता है। जैसे क्या होता है ना, जिसको डायबिटीज़, में डायबिटीज़ को एक मतलब टॉपिक बना के बता रही हूँ, तो उसमें क्या होता है, आपको कड़वी चीज़ें खानी पड़ती हैं। मतलब अगर जिसका शुगर बढ़ गया ना, डायबिटीज मतलब उसका बढ़ गया ना, तो उसको क्या होगा, करेले का जूस पियो, नीम का जूस पियो, मतलब ये सब कड़वी चीज़ों का सेवन करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, कड़वी चीज़ें सबको अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग तो खा भी लेते हैं और कुछ लोगों की क्या क्या होता है, एक सजा बन जाती है। अरुचिकर खाद्य पदार्थों को भी ग्रहण करना, परिवर्तित आहार रोज रोज खाने से जीव उठता है। देखिए, अरुचिकर, जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगते उसको भी खाना पड़ता है। जैसे लोगों को क्या होता है, पिज्ज़ा, बर्गर, ये जो सब चीज़ें होती हैं, इस सब में क्या होता है, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लोग ज़्यादा चाव से खाते हैं क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा होता है। ये सब चीज़ों पर रोक लग जाती है, जिससे क्या होता है, वो विचलित होने लगते हैं। संवेगात्मक तनाव, इमोशनल टेंशन, बीमारी के कारण रोगी के मन में अंदर ही अंदर भय रहता है, अतः वह तनाव से घिर जाता है। भय एवं तनाव का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने से अथवा हिलने डुलने पर भी प्रतिबंध होने के कारण मूत्र के माध्यम से नाइट्रोजन तथा कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक निष्कासित होने लगती है। इस कारण हड्डियों में खनिज लवणों की कमी हो जाती है, डीमाइनरलाइजेशन होने लगता है। डीमिनरलाइजेशन मतलब खनिज लवणों की कमी होने लगती है। कई बार रोगी को बेड सो, जैसे आपको कहीं घाव हो जाए, सोए सो लोग कहते हैं ना,
घाव हो जाता है कहीं ना कहीं। तो वही क्योंकि वो की सेल मरने लगती है, निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए बेड सोर हो जाता है। पीठ कमर आदि के हिस्सों में घाव होता है, मतलब जो पोर्शन आपका बेड के करीब ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रगड़ खाएगा, वहाँ पे क्या होता है, बेड सोर हो जाता है, घाव हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बेड सोर कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसके कारण अतिरिक्त परेशानी उत्पन्न हो जाती है। संक्रमण के कारण बुखार, हड्डी टूटने, जलने, घाव होने, दुर्घटना होने, अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में रोगी के शरीर से नाइट्रोजन तथा कैल्शियम की अधिक मात्रा निकलने लगती है। किस किस समय में? जब आपको कोई इन्फेक्शन लगा और बुखार हो रहा हो, हड्डी टूट गई हो, आप जल गए हो, घाव हो गया हो, इसीलिए क्या कहते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा देते हैं। दुर्घटना होने पर, अत्यधिक रक्तस्राव आदि होने पर क्या होता है, नाइट्रोजन और कैल्शियम की मात्रा अधिक निकलने लगती है, जिससे आपको क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन होने की संभावना रहती है, हो जाता है। शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण में असंतुलन हो जाता है। इस न्यूनता जनित मतलब प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन ए, डी, ई, B1, B2, कैल्शियम और लोहा जिसे आयरन कहते हैं, फेरस रोगों के शिकार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त रोगी व्यक्ति परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहने लगता है। रोग के कारण उसका स्वयं का व्यक्तित्व प्रभावित होता है, इस कारण भी उसे तनाव एवं चिंता होने लगती है। बीमारी के समय व्यक्ति का मन दैनिक घटनाओं तथा व्यक्तिगत संबंधों के प्रति बदल जाता है। अब वो अधिक समय लोगों के साथ ही बिताना पसंद करता है अथवा बिल्कुल अकेला रहना पड़ता है। उसे कभी कभी भय, चिंता, असुरक्षा, उद्वेग आदि बातें सताने लगती हैं। इस कारण वह क्रोधी व चिड़चिड़ा हो जाता है। वह अपनी ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बार की हरकतें भी करने लगता है। संवेगात्मक कारणों से वह भोजन ग्रहण करने से साफ मना कर देता है। यदि जबरदस्ती भोजन खिला भी दिया जाता है तो वह उसे पचा नहीं पाता तथा उसे उल्टी, दस्त, पेचिश जैसे रोग भी हो जाते हैं। अतः आहार विज्ञानी को चाहिए कि वो इस तरह का आहार नियोजित करे जिससे रोगी के मन में खाने की प्रबल इच्छा प्रकट हो, रोग के नियंत्रण एवं निवारण में अतीत सुधार हो। डॉक्टर, नर्स, रोगी, आहार विज्ञानी किसके लिए सब बने हैं? रोगियों के लिए। डॉक्टर, नर्स, आहार विज्ञानी किसके लिए बने? तो रोगी के लिए। वही चीज़ को बता रहा है। आहार में परिवर्तन लाने के विभिन्न तरीके। आपने कहा आहार में परिवर्तन करके, उसका रूप बदल करके, कम या ज़्यादा मात्रा करके, उसे क्या कहते हैं? डाइटिक्स, न्यूट्रिशन, उपचारात्मक पोषण कहते हैं। तो देख सकते हैं कि परिवर्तन करना क्या होता है। आहार में परिवर्तन लाने के तरीके कैसे, विभिन्न तरीके से आहार में परिवर्तन कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ फूड्स। रोगी व्यक्ति को आहार द्वारा उपचार करने के लिए साधारण भोजन सामान्य भोजन में ही परिवर्तित या रूपांतरण करके बीमारी की स्थिति में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है। नंबर 1, मिर्च मसाले रहित आहार, ब्लैंड डाइट। ठीक है, मिर्च मसाले रहित आहार दिया, जैसे ब्लैंड डाइट। उच्च कैलोरी तथा निम्न कैलोरी युक्त आहार, हाई कैलोरीज एंड लो कैलोरी डाइट। उच्च प्रोटीन तथा निम्न प्रोटीन युक्त आहार, हाई प्रोटीन एंड लो प्रोटीन। उच्च वसा, कुछ रोगों में उच्च वसा की आवश्यकता होती है, जैसे अगर आप कुपोषित हो गए हैं तो। निम्न वसा, जैसे आपको एथलोक्लोरोसिस हो गया है, आपको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है, उस टाइम निम्न वसा दी जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ें दिया कैसे कैसे आहार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो मिर्च मसाले रहित आहार देकर, जिसे ब्लैंड डाइट कहते हैं। हाई कैलोरी देकर, लो कैलोरी। हाई कैलोरी कब देंगे? जब क्या है, आप मतलब प्रेग्नेंट हो, आप कुपोषित हो गए हो, ठीक है, आप लैक्टेटिंग हो, दूध दे रहे हो, तो आपको हाई, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जो लोग शारीरिक कार्य अधिक करते हैं उनको, ठीक है, तो ऐसे ही है। अगला है उच्च रेशो तथा कम रेशो वाले आहार, हाई फाइबर एंड लो फाइबर डाइट। सोडियम रहित आहार, सोडियम लेस डाइट। कम प्यूरिन युक्त आहार, लो प्यूरिन डाइट। जिसको ग्वाइटर, गठिया वगैरह हो जाता है उसको कम प्यूरिन युक्त आहार दिया जाता है। ठीक है, सोडियम रहित आहार किसे दिया जाता है? जिसके शरीर में क्या, ओडिमा हो, बॉडी फूल जाती हो, जिसे क्या हो, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो, जिसे क्या हो, किडनी संबंधी प्रॉब्लम हो, ठीक है, लीवर संबंधी प्रॉब्लम हो, उसे क्या होता है, कम सोडियम का आहार दिया जाता है। पोटेशियम रहित आहार, पोटेशियम लेस आहार, मतलब जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसको पोटेशियम लेस आहार उसमें भी दिया जाता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस रहित आहार जिसमें क्या हो, हड्डियां संबंधी प्रॉब्लम हो, जिसको रिकेट्स हो गया हो, ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्ट्रोमलेशिया, जिसका क्षरण हो रहा हो कैल्शियम और फास्फोरस का, तो उसमें उन चीज़ों को बढ़ा दिया था। जैसे लोग मिल्क वगैरह का ज़्यादा सेवन करते हैं। गैलेक्टोज रहित आहार, जिसे गैलेक्टोज लेस डाइट कहते हैं। गैलेक्टोसीमिया नामक रोग होता है, ये होता किसको है, तो प्रायः बच्चों में ये रोग होता है। ठीक है,
तो अब एक एक करके चीज़ों को देख लीजिए। मिर्च मसाले रहित आहार किसे दे सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ब्लैंड डाइट कहते हैं। मिर्च मसाले रहित भोजन सादा भोजन ब्लैंड डाइट कहलाता है। मिर्च मसाले रहित भोजन को किस प्रकार का भोजन कहते हैं, तो सादा भोजन कहते हैं या ब्लेंड डाइट कहलाते हैं। पेप्टिक अल्सर में जब आपके क्या हो, अमाशय में छाले पड़ गए हों, जिसे क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है, पेट अमाशय स्टमक जो होता है उसमें छाले पड़ जाते हैं हल्के हल्के से, जिसपे क्या होता है, मिर्च मसाला जब जाता है तो उस पर क्या होता है, लगता है, जलन करता है। ठीक है, अतिसार जब आपको हो गया हो, पेचिस की प्रॉब्लम हो, डिसेंट्री हो या किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, आपको ब्लेंड डाइट देना चाहिए। और कैसा दिया जाना, सुगंध रहित भोजन और ब्लेंड डाइट। सुगंध रहित भोजन का मतलब ये होता है कि जब आपको किसी भोजन की अच्छी स्मेल आती है, तो जो आपके भूख को मतलब बढ़ाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो सीक्रेट होने लगते हैं। ठीक है, साथ में HCl भी सीक्रेट होता है। तो क्या होगा, जब वो होगा तो वो आपके जब सीक्रेट होगा तो वो आपके आंत पे जो छाले वगैरह पड़े हैं या कोई नुकसान है तो फिर वहां पे हो जाएगा, लगेगा और वो और आपको हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए कहते हैं सुगंध रहित, जिससे क्या हो, आपको ज्यादा एंजाइम जैसे HCl वगैरह का ज्यादा सिक्रेशन न हो पाए, इसलिए सुगंध रहित आहार और मिर्च मसाले रहित आहार मतलब ब्लैंड डाइट दिया जाना चाहिए। सादा भोजन नरम मुलायम सुपाच्य होता है, इसमें रेशे की मात्रा नहीं होती। ब्लैंड डाइट में क्या नहीं होता, तो ब्लैंड डाइट में रेशे की मात्रा नहीं रहती है। दूसरा है उच्च कैलोरी तथा निम्न कैलोरी युक्त आहार, हाई कैलोरी एंड लो कैलोरी डाइट। अल्प भार प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण आदि की स्थिति में, देखो आपको मैं बताई, अल्प भार अगर आपका वेट कम हो, ठीक है, 18.5 से शायद नीचे हो या उतना, हाँ 18.5 हो या उससे नीचे हो, तो 1 मिनट होल्ड करिए। अंडर वेट 18.5 से कम जिसका रहता है वेट, उसे अंडर वेट कहते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर आप अंडर वेट हैं, आप कुपोषित हैं, कुपोषण का शिकार हैं, तो आपको उच्च कैलोरी युक्त आहार दिया जाएगा। संक्रमण के कारण ज्वर, अगर आपको किसी इन्फेक्शन के कारण अगर आपको क्या हो, फीवर आ रहा हो, तो फीवर में क्या होता है कि आपको सब चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपका मेटाबॉलिज्म रेट है वो 1 डिग्री 1 फ़ारेनहाइट अगर आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है तो 7% बढ़ जाता है। तो जब चयापचयी दर बढ़ गया तो आपको चीज़ों की आवश्यकताएं भी ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए क्या है कि संक्रमण के कारण भी ज्वर अगर हो तो उस स्थिति में भी आपको क्या हो, कैलोरी बढ़ाना पड़ता है। थायराइड ग्रंथों की सक्रियता होने पर, मतलब अगर थायराइड ग्रंथों की सक्रियता जन रोग जैसे क्या हाइपोथायराइडिज्म होने पर क्या होता है, तो उस टाइम भी कैलोरी की मात्रा बढ़ाई। हाइपो में क्या होती है, कमी हो जाती है। हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो जब थायराइड ग्रंथों की सक्रियता अधिक हो जाएगी तो वहाँ से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो भी ज़्यादा सीक्रेट होगा। ठीक है, तो फिर उसको क्या कहेंगे, उस स्थिति को तो हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे। यकृत की बीमारी आदि की स्थिति में, यकृत अगर आपको लीवर संबंधी भी बीमारी है तो उच्च कैलोरी युक्त आहार दिया जाएगा। लीवर संबंधी बीमारी में भी कैसा आहार दिया जाएगा, तो हाई कैलोरी उच्च कैलोरी युक्त आहार दिया जाएगा। ओबेसिटी, रक्तचाप, हाई बीपी, मधुमेह, डायबिटीज तथा गुर्दे संबंधी रोग में कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है उच्च प्रोटीन तथा निम्न प्रोटीन युक्त आहार, हाई प्रोटीन एंड लो प्रोटीन डाइट। प्रोटीन को पोषण की स्थिति में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है। रक्ताल्पता, जैसे आप एनीमिक हो गए, एनीमिया हो गए, बुखार हो गया, आपको फीवर हो गया, गुर्दे का रोग हो गया जिसे क्या कहते हैं, रेनल डिजीज कहते हैं, मतलब किडनी में कोई आपको प्रॉब्लम हो गई, जल जाने पर, घायल होने आदि की स्थिति में भी शरीर में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। प्रोटीन की पूर्ति होती प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे दूध एवं दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, यकृत, अंडा आदि। प्रोटीन शरीर के नर्म कोशों के निर्माण तथा कोशों के टूट फूट की मरम्मत करता है। वयस्कों में 125 से 150 ग्राम, कितना, वयस्कों में जो एडल्ट हैं उनमें 125 से 150 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन बढ़ाई जाती है। 10 वर्ष के बालकों में 60 से 100 ग्राम प्रोटीन बढ़ाई जाती है। ठीक है, और छोटे शिशुओं में पूर्व बालकों को, शाला पूर्व बालकों मतलब स्कूल जाने से पहले के जो बच्चे होते हैं
उनमें 2 से 3 ग्राम प्रति किलो शरीर वजन के अनुसार प्रोटीन बढ़ाई जाती है। कितना? वयस्कों में 125 से 150 ग्राम तक प्रोटीन बढ़ाई जाती है। जो 10 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें 60 से लेकर के 100 ग्राम तक प्रोटीन बढ़ाई जाती है। और जो साला पूर्व बालक होते हैं उनमें तो 2 से 3 ग्राम प्रति किलो वजन के अनुसार प्रोटीन बढ़ाई जाती है। ठीक है, इस चीज को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर अगला आता है तीव्र रक्त की बीमारी, जिसे यूरेमिया कहते हैं। तीव्र रक्त की बीमारी को क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। तथा हिपैटिक कोमा की स्थिति में कम प्रोटीन युक्त तथा प्रोटीन रहित आहार दिया जाता है। कब? यूरेमिया तथा हिपैटिक कोमा की स्थिति में कम प्रोटीन युक्त आहार या प्रोटीन रहित आहार दिया जाता है। नंबर अगला आता है उच्च वसा तथा निम्न वसा युक्त आहार, हाई फैट एंड लो फैट डाइट। अल्प भार की स्थिति में उच्च वसा युक्त आहार दिया जाता है। छोटे बच्चों में मूर्छा कम करने हेतु अधिक वसा युक्त आहार दिया जाता है। हृदय रोग जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, मोटापा, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, अतिसार जिसे डायरिया कहते हैं, मूर्छा मतलब इपिलेप्सी, गर्भकालीन विषाक्तता, टैक्सोमिया, प्रेगनेंसी आदि की स्थिति में कम वसायुक्त भोजन दिया जाता है। किस किस स्थिति में? इपिलेप्सी, अगर आपको मूर्छा आ रही हो, अगर आप क्या है गर्भकालीन, अगर आपको कोई प्रेगनेंसी के टाइम कोई टैक्सोमिया मतलब कोई विषाक्तता हो तब भी कम वसा देंगे। ठीक है, अतिसार अगर डायरिया हो गई हो तो तब भी कम वसा देंगे। और एथेरोस्क्लेरोसिस में तो कम वसा देना ज़रूरी है। मोटापा होगा, हाई ब्लड प्रेशर में, ये सब में तो ज़रूरी ही कम वसा देना होता है। नेक्स्ट आता है उच्च रेशे वाला कम रेशे वाला आहार, हाई फाइबर एंड लो फाइबर डाइट। कब्ज कॉन्स्टिपेशन के रोगी को उच्च रेशे युक्त भोजन दिया जाना जाता है। जिसको क्या होता है, स्टूल पास सही से नहीं होता, टाइम पे पेट साफ नहीं होता, मतलब तो जैसे उसके लिए क्या होता है, उसको सेलुलोजिक मतलब जिस आहार में उच्च रेशे युक्त आहार मतलब क्या होता है, उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है उसमें क्या होता है, पानी अवशोषित करने की भी क्षमता होती है, इसलिए क्या होता है उनको कॉन्स्टिपेशन के रोगियों को उच्च रेशे युक्त भोजन दिया जाता है। इसमें मल के निष्कासन में सहायता मिलती है। पेप्टिकल्चर, डायरिया जिसे अतिसार कहते हैं, पेचिस शल्य क्रिया के बाद, आफ्टर ऑपरेशन तथा पाचन संस्थान में गड़बड़ी होने पर कम रेशे युक्त आहार दिया जाता है। अगला आता है सोडियम रहित आहार, जिसमें नमक आप खाते हैं ना, तो सोडियम रहित आहार जिसे कहते हैं। गर्भकालीन विषाक्तता, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, सूजन, यकृत की बीमारी तथा गुर्दे की बीमारी में कब? जब आपको क्या हो, प्रेग्नेंट टैक्सोमिया हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हृदय संबंधी हार्ट डिजीज हो, कहीं ओडिमा हो, सूजन हो, यकृत की बीमारी हो, लीवर डिजीज हो, ठीक है, और गुर्दे की बीमारी हो, रेनल डिजीज हो, तो उस टाइम क्या होता है सोडियम की मात्रा कम दी जाती है। लेकिन रेनल डिजीज में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। परंतु कम रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, बुखार तथा अतिसार की स्थिति में अधिक मात्रा में नमक दिया जाता है। बुखार की स्थिति में क्यों? क्योंकि फटाक करके बुखार, बॉडी गर्म होती है, फिर ठंडी होती है। जब ठंडी होती है तो क्या होता है, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा बॉडी से सोडियम पोटेशियम अधिक मात्रा में निकलता है, मिनरल्स निकलते हैं और बॉडी में टूट फूट हो रही है, तो ये सब चीज़ें निकलेंगी। इसलिए क्या होता है बुखार के टाइम में प्रत्येक पोषक तत्वों की मांग क्या कहती है, बढ़ा दी जाती है। अतिसार, डायरिया, आपको बार बार लूज मोशन लगा, आप टॉयलेट जा रहे हैं तो आपकी बॉडी से पानी, नमक, खनिज, मिनरल्स ये सब तो निकलेंगे ही ना, तो उन सब की मात्रा बढ़ानी चाहिए। स्थिति में और किस मात्रा नहीं चाहिए, वसा की मात्रा नहीं देनी चाहिए। स्थिति में अधिक मात्रा में नमक का बहुत अधिक शरीर में निष्कासन रहता है तथा सोडियम लवण की कमी हो जाती है। पोटेशियम रहित आहार, पोटेशियम लेस डाइट, मूत्र कम बनने अथवा बिल्कुल ही नहीं बन पाने की स्थिति में रोगी को पोटेशियम रहित आहार दिया जाना चाहिए। अगर किसी को यूरिन समय पे पास नहीं हो रहा है या यूरिन बन ही नहीं रहा, उसका निर्माण ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे रोगियों को पोटेशियम रहित आहार देना चाहिए। मतलब ऐसा भोजन देना चाहिए जिसमें पोटेशियम की मात्रा न हो। पोटेशियम की उपस्थिति में मूत्र बनना प्रारंभ हो जाता है। आठवां नंबर है उच्च कैल्शियम फास्फोरस तथा निम्न कैल्शियम फास्फोरस युक्त आहार। रिकेट्स, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, क्योंकि उस प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है आपकी बॉडी, आपके शरीर से एक बच्चे का निर्माण होता है, उसकी हड्डियां बनती हैं, उसका ब्रेन बनता है, हर चीज़ों के लिए तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही चीज़ प्रेगनेंसी में, ऑस्टोमलेशिया में, ऑस्टोपोरोसिस में आदि की कुपोषण की स्थिति में उच्च कैल्शियम फास्फोरस युक्त आहार दिया जाना चाहिए। अतः आहार में अधिक मात्रा में दूध, पनीर, अंडा, दूध से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने चाहिए। गुर्दे में पथरी होने पर
कम कैल्शियम तथा फास्फोरस युक्त आहार की आवश्यकता होती है, अतः कम मात्रा में दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज एवं फल वसा दिया जाना चाहिए। अगला है कम प्यूरिन युक्त आहार। गठिया गाउट हो की स्थिति में कम प्यूरिन युक्त आहार दिया जाना चाहिए, जैसे दूध, अनाज, आलू, मांस आदि। गैलेक्टोज रहित आहार। गैलेक्टोसीमिया रोग की स्थिति में कम गैलेक्टोज युक्त आहार का सेवन किया जाता है। यह रोग अधिकतर बालकों में होता है। इस स्थिति में दूध और दूध से बनी वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी भोजन दिए जा सकते हैं। अगला आता है अधिक कार्बोज तथा कम कार्बोज युक्त आहार। हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अल्पभार, शल्य क्रिया के बाद यकृति रोग, गुर्दे रोग, बीमार, बुखार आदि की स्थिति में अधिक कार्बोज युक्त आहार दिया जाना चाहिए। ठीक है, गुर्दे के रोग में भी देख लीजिए, बुखार आदि की स्थिति में उच्च कार्बोज युक्त आहार ग्रहण करने चाहिए, परंतु मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि रोग की स्थिति में कम कार्बोज युक्त आहार देना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए चार्ट है, वही चीज़ों को यहाँ चार्ट के माध्यम से पूरा बता दिया गया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। रोगी को खिलाने की विशिष्ट विधियाँ देख लेते हैं। टाइम कितना हुआ, तो टाइम हो गया है। कल मैं नेक्स्ट इसको क्या करूँगी, अब मैं सोच रही हूँ 9th क्लास की बुक न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट लगातार पढ़ाऊँगी। पहले इसको कंप्लीट कर दूँगी, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ऐसे बांट के पढ़ने पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस हो जा रहा है और चीज़ें मज़ा नहीं दे रही। क्योंकि क्या होता है, चीज़ों में एक लय होना चाहिए, पढ़ाई में भी लय होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि मैं सोच रही हूँ पहले इन्हीं को बराबर लेके चलूँगी। अब मैं डेली यही पढ़ाऊँगी, न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट एंड 9th क्लास की बुक। 9th क्लास की बुक कंप्लीट होगी तो 10th लगा दूँगी, 10th कंप्लीट होंगी तो 11th 12th ऐसे करके फिर NCERT भी मेरी पास है सारी, फिर 6 7 8 भी है, तो सारी धीरे धीरे आप लोग को मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हमारी वीडियो समाप्त हो गई है। अगर आप लोग को अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। और जो लोग मेरी वीडियो को अपना मूल्यवान समय निकाल कर देखते हैं वो लोग अपना ध्यान रखें, ठीक है। टेक केयर।